हेलो दोस्तों, मैं अमित। आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनसीईआरटी पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। यहां पर हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक 1 के चैप्टर 3 को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, समकालीन दक्षिण एशिया को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसका जो पार्ट 1 है हम पढ़ चुके हैं। अब हम पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसको भी ये चैप्टर पूरी तरह से समझना है उसके पार्ट 1 को जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना आप ये चैप्टर नहीं समझ पाएंगे। तो हमने पार्ट 1 में पाकिस्तान और बांग्लादेश के की जो शासन प्रणाली है उनके बारे में पढ़ा है। और अब हम जानेंगे जो आगे का इस चैप्टर में जो कंट्री जैसे श्रीलंका है, मालदीव है, नेपाल है। ठीक है, इन सब चीजों इन सब जो कंट्रीज के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो आइए चैप्टर को लेकर चलते हैं आगे। इधर हम आज श्रीलंका से पढ़ना शुरू करेंगे और हम बाकी का पार्ट हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो जब हम श्रीलंका की राजनीति के बारे में पढ़ते हैं तो श्रीलंका का फ्लैग है और ये उसका मैप है। ठीक है, तो इसको आगे लेकर चलते हैं हम। देखिए, अब श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। तो श्रीलंका में जो लोकतंत्रात्मक प्रणाली है और श्रीलंका की कुछ समस्याओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो समस्याओं के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले श्रीलंका में जातीय संघर्ष और लोकतंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए श्रीलंका क्या है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, दक्षिण में स्थित है और वहां पर जो जातीय संघर्ष हमें देखने को मिले थे तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो जातीय और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जब उसके पढ़ते हैं तो सबसे पहले श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 1948 में। श्रीलंका को कब आजादी मिली? 1948 में। और उस समय इस देश को सीलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीलोन। और ये एक बहुजातीय देश है। बहुजातीय देश का मतलब है जहां पर एक से अधिक जातियां रहती हों। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले सिंगली समुदाय की बात करते हैं। यह श्रीलंका का सबसे बड़ा जातीय समूह है और इसकी आबादी लगभग 74% है, 74%। और ये बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का पालन करते हैं। सिंगली भाषा बोलते हैं। श्रीलंका की अपनी भाषा है सिंगली भाषा। उसके आगे जब हम चलते हैं तो दूसरा समुदाय तमिल। तो तमिल समुदाय वहां का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है और इसकी आबादी लगभग 18% है। ठीक है, ये हिंदू धर्म से जुड़े हैं और तमिल भाषा बोलते हैं और इन्हें तमिल समुदाय कहा जाता है। अब देखिए इसमें दो प्रकार के तमिल है, एक तो श्रीलंकाई तमिल और दूसरे भारतीय तमिल। अब भारतीय तमिल वहां कैसे पहुंचे? जब हम जो ब्रिटेन के उपनिवेशवाद के अंतर्गत थे, ब्रिटेन का उपनिवेश में थे, तब हमारे यहां से जो बागान में काम करने के लिए कुछ मजदूर ले जाए जाते थे जो वहां पर बस गए। ठीक है, तो वो जो भारतीय तमिल कहलाए गए। आगे बढ़ते हैं तो वहां पर जो जातीय संघर्ष हुआ, इन सभी के बीच में जो संघर्ष देखने को मिला उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब आजादी मिली, आजादी के बाद से ही वहां की राजनीति पर सिंगली समुदाय का जो वर्चस्व था। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक मतलब जो अधिक संख्या में, और ऑब्वियस सी बात है जो अधिक संख्या में होगा उसका राजनीति पर प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। तो वहां पर क्या हुआ? अब वहां पर यह प्रॉब्लम नहीं थी कि उनका दबदबा था, प्रॉब्लम यह थी कि इन तमिलों को भेदभाव का सामना करना पड़ता था इस कारण से, और यहीं से संघर्ष की शुरुआत हो गई। भाई जब भेदभाव की जो समस्याएं वहां पर देखने को मिली, तमिलों को ज्यादा भेदभाव वहां पर सहन करना पड़ा, तो यहां पर जो क्या हुआ, उन्होंने संघर्ष की शुरुआत कर दी। इससे आगे अब कुछ और चीजें पढ़ लेते। देखिए वहां पर भाषाई असमानता के बारे में बात करते, क्योंकि तमिल जो है वो तमिल भाषा बोलते हैं और सिंगली समुदाय सिंगली भाषा बोलता है। तो वहां पर जो एक एक्ट के अंडर वहां पर सिंगली भाषा को एकमात्र सरकारी भाषा घोषित कर दिया। मतलब अब वहां पर क्या हुआ, जो सरकारी कामकाज की भाषा थी वो सिंगली भाषा हो गई, जिससे क्या हुआ, तमिलों में नाराजगी देखने को मिली। ठीक है, अब जब तमिलों में नाराजगी देखने को मिली तो ये भी एक मुद्दा गर्म हो गया, जिस वजह से संघर्ष बढ़ा। दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि वहां पर राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव देखने को मिला, जैसे तमिलों को शिक्षा, सरकारी नौकरी और भूमि अधिकार, इन सभी में भेदभाव का सामना करना पड़ा। बेसिकली वो हर जगह पर भेदभाव का सामना कर रहे थे, जिस वजह से उनके अंदर आक्रोश बढ़ता जा रहा था। और सिंगली समुदाय के जो नेता थे उन्होंने बहुसंख्यकवाद अपनाया और तमिलों को राजनीति में भागीदारी देने से
कतराने लगे। बेसिकली उनको राजनीति में भागीदारी उनकी नहीं प्राप्त हो रही थी, जिस वजह से जो तमिलों के अंदर रोष उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो विभिन्न समस्या हमने पढ़ी जिस कारण से जो तमिलों में संघर्ष की स्थिति देखने को मिली है, तमिलों के अंदर रोष उत्पन्न हुआ। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं, वो कैसे जो गृह युद्ध के रूप में बदल गया। ठीक है, 1950 से लेकर 1970 के दशक में क्या हुआ, तमिलों ने शुरुआत में अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किया। देखिए, इन्होंने शुरुआत में तमिलों ने अपने अधिकारों की जब मांग की तो उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से की। ठीक है, और शांतिपूर्ण ढंग से जब उन्होंने मांग की तो उसका हमें कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। वहां पर उनको संतोष नहीं हुआ, उनकी मांगे नहीं मानी गई, उनकी बातों को नहीं सुना गया प्रॉपरली। तो 1980 के दशक में क्या हुआ, जब शांतिपूर्ण जो आंदोलन थे वो विफल होने लगे तो उन्होंने संघर्ष की प्रक्रिया को अपनाया और तमिल राष्ट्रवाद ने एक उग्र रूप ले लिया और इस तरह से उन्होंने एक तमिल राष्ट्र की मांग की, जिसका नाम उन्होंने जो उसका नाम तमिल इलम रखने की मांग की कि हमारे लिए, मतलब तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र दिया जाए। ठीक है, अब एक अलग मांग जो उठने लगी। अब इसमें जो प्रमुख भूमिका निभा रहा था वो था लिट्टे। ठीक है, तमिलों के जो हित के लिए जो रक्षा की बात कर रहा था, एक अलग राष्ट्र की बात कर रहा था, उसका नाम था लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिट्टे। अब ये कैसा था, ये एक सशस्त्र संगठन था। सशस्त्र संगठन का मतलब है जिसने आंदोलन तो किया, संघर्ष भी किया, लेकिन शस्त्रों के साथ, हथियारों के साथ। ठीक है, अब जब इन्होंने शस्त्र उठा लिए तो श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, गृह युद्ध जैसे हालात वहां पर बन गए और लगभग वहां पर 3 दशक तक गृह युद्ध चला, जिसमें हजारों लोग मारे भी गए और देश की एकता भी जो खंडित हुई एक प्रकार से। वहां पर वो देश हमें एकजुट नजर नहीं आया। अब उसमें भारत ने अपनी भूमिका निभाई। क्या हुआ, भारत ने इसमें मध्यस्थता की कोशिश की और शांति समझौते के लिए भारतीय सेना को भेजा, जिसे शांति सेना कहा गया। ठीक है, भारत ने प्रयास किया, क्यों, क्योंकि वो जो तमिल थे उसमें भारतीय मूल के भी तमिल थे, जिस कारण से ये मांग तेज हो रही थी कि भारत के जो भारत की सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, जिस कारण से भारत की सेना को वहां भेजा गया और इसे शांति सेना कहा गया। लेकिन ये कदम श्रीलंका की सरकार को पसंद नहीं आया। ठीक है, और श्रीलंका की जनता और वहां जो लिट्टे संगठन था उनको पसंद नहीं आया और 1989 में भारत को अपनी शांति सेना वापस बुलानी पड़ी और इस प्रकार से इसका कोई हल नहीं निकला। फिर 2009 में क्या हुआ, 2009 में श्रीलंका की सरकार के सैन्य अभियान द्वारा लिट्टे के मुखिया की मृत्यु हो गई और गृह युद्ध समाप्त हो गया। बेसिकली क्या हुआ, लिट्टे जो संगठन था उसके मुखिया की मृत्यु के बाद यह संगठन कमजोर पड़ गया और यह आंदोलन खत्म हो गया। ठीक है, अब इन सब समस्याओं के बावजूद श्रीलंका के आर्थिक विकास की जब हम बात करते हैं तो देखिए, श्रीलंका में जातीय संघर्ष रहा लेकिन उसके बाद भी वहां पर आर्थिक विकास और जो अन्य क्षेत्रों में जो आर्थिक वृद्धि थी वो काफी तेजी से हुई। बेसिकली वो जो वहां की अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूत रही और तेजी से बढ़ती रही। ठीक है, जनसंख्या की वृद्धि हुई, श्रीलंका ने मतलब वहां पर जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही थी लगातार, उस पर उसने सफलतापूर्ण नियंत्रण कर लिया, वहां की बढ़ती हुई जनसंख्या को उसने कंट्रोल किया बेसिकली। ठीक है, दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण श्रीलंका ने किया। ठीक है, देखिए अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले उदारीकरण की नीति के द्वारा उसने ही बढ़ाने का प्रयास किया। उदारीकरण की नीति सबसे पहले ही श्रीलंका ने अपनाई थी और उसका जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा। देखिए छोटा सा देश है पर उसका जीडीपी जो एशिया में सबसे अधिक देखने को मिलता है। अब संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था कायम। देखिए अनेकों संघर्ष हुए वहां पर, हमें ये सब जो प्रक्रियाएं देखने को मिली, परंतु फिर भी वहां पर लोकतंत्र मजबूती से खड़ा रहा, लोकतंत्र मजबूत रहा। ठीक है, अब भारत और श्रीलंका के संबंधों की बात करते हैं। तो भारत और श्रीलंका के संबंध कैसे रहे? तो भारत और श्रीलंका के संबंध लगभग मधुर रहे हैं। हमारे बीच सांस्कृतिक, बौद्धिक, धार्मिक और भाषाई संबंध प्राचीन काल से, मतलब श्रीलंका के साथ हमारे संबंध ऐसा नहीं है कोई नए संबंध है। प्राचीन काल से भारत और श्रीलंका के संबंध आपस में जो बहुत ही अच्छे रहे हैं। हमने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए जिससे हमारे व्यापारिक संबंध मजबूत हुए। मतलब
जो हमने उनके साथ फ्री ट्रेड समझौता भी किया है, ठीक है, जिससे हमारे व्यापारिक संबंध और मजबूत हुए हैं। और श्रीलंका में जब सुनामी आई उससे भारी तबाही हुई, जिसमें भारत ने उनकी पुनर्निर्माण में सहायता की, उनके देश को पुनर्जीवित करने के लिए भारत ने सहायता के प्रयास किए। और ऐसा नहीं है कि केवल सहयोग के ही क्षेत्र हैं, कुछ विवाद के भी क्षेत्र हैं, उनको जान लेते हैं। तो यहां पर सबसे बड़ा जो विवाद का जो कारण है वो हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा था, जो वो है तमिल समस्या। क्यों? क्योंकि वो जो तमिल लोग हैं वो भारतीय मूल के भी है, जिस वजह से लगातार भारत के तमिलनाडु राज्य से, क्योंकि वहां पर तमिल लोग जो रहते हैं, तो उनके द्वारा लगातार ये मांग उठाई गई थी कि तमिलों के हित के लिए भारत सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। उसके अलावा 1987 में शांति सेना, ठीक है, शांति सेना जो श्रीलंका में भेजी गई थी, वो भारत सरकार द्वारा श्रीलंका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया। बेसिकली ये माना गया कि भारत जो अपनी शांति सेना भेज रहा है वो कहीं ना कहीं श्रीलंका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, दखलंदाजी कर रहा है। आइए इससे आगे चलते हैं। श्रीलंका जो हमारा कंप्लीट हुआ, अब हम नेपाल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेपाल भी हमारा पड़ोसी देश है, तो ये नेपाल का फ्लैग है। अब नेपाल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सॉरी, नेपाल जो है अतीत में, मतलब नेपाल क्या था, एक हिंदू राज्य था, और आधुनिक काल में भी कई वर्षों तक वहां पर संवैधानिक राजतंत्र रहा है, मतलब राजा का शासन जो संवैधानिक रूप से कार्य करता था। अब वहां पर क्या हुआ, राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पर पूरा नियंत्रण स्थापित किया, जिससे लोकतंत्र की राह बंद हो गई। देखिए वहां की जनता जो है लगातार लोकतंत्र की मांग कर रही थी, एक उत्तरदायी शासन की मांग कर रही थी, मतलब जो सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी हो, और वो सरकार होती है लोकतांत्रिक सरकार। तो वहां पर क्या हुआ, वहां के राजा ने सेना की सहायता से जनता के इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया, ठीक है। अब जिससे ये लगा कि भाई अब लोकतंत्र की राह, यहां पर लोकतंत्र की जड़ें एकदम कमजोर हो गई और लोकतंत्र यहां पर स्थापित करना थोड़ा असंभव सा लग रहा था उस समय पर। वहां पर क्या हुआ, 1990 में, 1990 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ, और उस समय पर जो वहां पर लोकतांत्रिक संविधान की मांग स्वीकार कर ली गई। देखिए जब जनता अपनी पर आती है तो वो सरकार से कुछ भी करा सकती है, ठीक है। तो जनता ने इस कदर वहां पर आंदोलन किए लोकतंत्र के समर्थन में, और वहां पर क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक संविधान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब लोकतांत्रिक सरकारों के सामने भी कई सारी चुनौतियां रही। देखिए चुनौतियां तो सदैव रहेंगी, चाहे सरकार लोकतांत्रिक हो चाहे कोई और हो, बस सरकारें उनको हैंडल करती हैं। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के अनुरूप करती हैं, जनता वहां पर अपनी बात रख सकती है, इसलिए लोकतंत्र की सरकारों को ज्यादा पसंद किया जाता है, ठीक है। आगे 1990 में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहे। देखिए अब वहां पर क्या हुआ, माओवादी बेसिकली पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है, जो कह सकते हैं एक प्रकार से आदिवासी। अब वहां पर क्या हुआ, 1990 में वहां पर माओवादी नेताओं ने अपना जो प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। अब राजा की सेना और माओवादियों के बीच सशस्त्र विद्रोह हुआ। अब देखिए माओवादी और राजा की सेना के बीच में हथियारों से जो संघर्ष होने लगा। अब ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ी तो वहां पर कुछ समय तक राज्य की सेना और लोकतंत्र समर्थक और माओवादी के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष जारी रहा। अब देखिए ये त्रिकोणीय संघर्ष कैसे हो गया, एक तरफ सेना, ठीक है, एक तरफ जो लोकतंत्र समर्थक, और तीसरी तरफ कौन हो गए, माओवादी। अब ये त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, ठीक है। त्रिकोणीय संघर्ष मतलब तीन गुटों के बीच में अब यह संघर्ष होने लगा। 2002 में राजा ने संसद को भंग करके सरकार को गिरा दिया। अब जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी समाप्त हो गया। देखिए जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र की संभावनाएं बनी, लोकतांत्रिक जो संविधान बनाया गया, 2002 में राजा ने संसद को भंग किया और सरकार गिरा दी। इससे जो लोकतंत्र जो थोड़ा बहुत था वो भी अब समाप्त हो गया। अब अप्रैल 2006 में क्या हुआ, फिर से लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन हुए, और उसके बाद राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर दिया। बहाल मतलब फिर से लागू कर दिया, और यह प्रदर्शन लगभग 7 दलों के गठबंधन से चला, ठीक है। 7 दलों का गठबंधन था, माओवादी थे और सामाजिक कार्यकर्ता। इतने बड़े पैमाने पर ये जो आंदोलन हुआ, और इस तरह से माओवादी समूहों ने फिर सशस्त्र संघर्ष की राह छोड़ दी। मतलब वो जो हथियारों के साथ संघर्ष कर रहे थे सरकार के प्रति, अब उन्होंने वो बंद कर दिया। और 2008 में नेपाल ने राजतंत्र खत्म करके
एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है। बेसिकली नेपाल क्या हुआ, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। अब 2015 में नेपाल ने अपना एक नया संविधान बनाया है। आगे चलते हैं इसी पर। अब भारत और नेपाल के संबंधों को पढ़ते हैं। देखिए, जिस किसी भी राष्ट्र को हम पढ़ेंगे उसके साथ भारत के संबंधों को जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब सहयोग के क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो भारत और नेपाल के संबंध शुरुआत से ही बहुत अच्छे रहे हैं और द्विपक्षीय संधि है दोनों के बीच। द्विपक्षीय मतलब दो पक्षों के बीच, भारत और नेपाल, ठीक है। दोनों के बीच नागरिक और वस्तुओं की मुक्त आवाजाही है और दोनों देशों के बीच बिना पासपोर्ट के और वीजा के आना जाना। देखिए, भारत और नेपाल ऐसे देश हैं जहां पर बिना पासपोर्ट और वीजा के आया जाया जा सकता है। दोनों देशों ने ये संधि की हुई है, ठीक है। भारत हमेशा से नेपाल की आर्थिक मदद करता है और वहां पर भारत ने सड़कों का भी निर्माण कराया है। वहां पर जो पहला हवाई अड्डा था उसका भी निर्माण भारत ने ही कराया था, जिसका नाम है त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो काठमांडू में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा भारत जब भी आपदा होती है नेपाल में कभी भी, तो उसके प्रबंधन के लिए कार्य करता है, उनको टेक्निकल हेल्प करता है, ठीक है, और उनको मानवीय सहायता भी प्रदान करता है, जैसा कि जो कोरोना के काल में भारत ने उनको वैक्सीन देकर भी मदद की थी। उसके अलावा सहयोग के क्षेत्र, तो कुछ विवाद के भी क्षेत्र होंगे, तो उन विवाद के क्षेत्रों पर नजर डाल लेते। देखिए, नेपाल और चीन की जो दोस्ती है वो भारत सरकार को अप्रसन्न करती है, मतलब नाखुश करती है, क्योंकि चीन और भारत एक दूसरे के अपोजिट रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारत ये मानता है कि नेपाल और चीन की दोस्ती भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नेपाल सरकार भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कदम नहीं उठाती है। देखिए, जैसा कि मैंने अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि कहीं ना कहीं नेपाल और बांग्लादेश के माध्यम से पाकिस्तान क्या करता है, भारत में घुसपैठ के प्रयास करता है, ठीक है। अब चारों ओर जमीन से घिरे नेपाल को लगता है कि भारत उसको अपने भूभाग से ऊपर होकर समुद्र तक जाने का रास्ता नहीं देता। देखिए, अब क्योंकि नेपाल के चारों ओर जो भू क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र नहीं है, तो उसे ऐसा लगता है कि भारत उसको समुद्र तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दे रहा है। नेपाल के लोगों का मानना है कि भारत सरकार नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही है। देखिए, भारत सदैव जैसे शांति सेना भेजी हमने श्रीलंका में, उन्हें लगा हम दखल अंदाजी कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से नेपाल के लोग भी ये समझते हैं कि जब भी भारत कुछ ऐसे निर्णय लेता है जो उनके इंटरनल जो मामलों में दखल अंदाजी के रूप में देखे जा सकते हो, तो वहां की जनता इससे नाखुश होती है। इसके अलावा नेपाल का मानना है कि भारत नेपाल के नदी जल और पनबिजली परियोजनाओं पर आंख गढ़ाकर बैठा है। देखिए, अब भारत जो है, नेपाल का ऐसा मानना है कि भारत जो नेपाल की नदियों का जो जल है और उसकी पनबिजली जो परियोजनाएं, उन पर अपना कब्जा करना चाहता है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक है मालदीव का। मालदीव को पढ़ लेते हैं। तो ये मालदीव का ध्वज है, ठीक है। मालदीव, हमने इसके शुरुआत में जब हम इंट्रो कर रहे थे चैप्टर का, उसमें भी मैंने ये चीजें बताई थी। मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, मतलब वहां पर राजा का शासन हुआ करता था, सुल्तान हुआ करता था। 1968 में वो एक गणतंत्र बना, मतलब उन्होंने अपना संविधान बनाया, ठीक है, और वहां पर उन्होंने अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया। अध्यक्षात्मक प्रणाली मतलब जिसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और इस प्रणाली को उन्होंने अपनाया। 2005 के जून में मालदीव की संसद में बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया। किसको? मल्टी पार्टी सिस्टम को अपनाया गया, ठीक है। अब उससे आगे जब हम बढ़ते हैं, अब मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पर अपना लिया गया, लेकिन तब से एमडीपी, कौन सी? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, वहां पर जो मालदीव में इस पार्टी का वहां की राजनीति में दबदबा है, ठीक है। एमडीपी वहां पर मुख्य पार्टी के रूप में देखी गई है, और 2005 के बाद चुनावों में मालदीवीय लोकतंत्र मजबूत हुआ है, और इस जो चुनावों के बाद से वहां पर विपक्षी दलों को भी मान्यता दी गई है। बेसिकली वहां पर पहले क्या था, विपक्षी दलों को कोई मान्यता नहीं दी गई थी, लेकिन इन चुनावों के बाद से विपक्षी दलों को भी मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, भारत और मालदीव के संबंधों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, भारत और मालदीव के संबंध अच्छे हैं, देखते हैं ना, लोग मालदीव घूमने जाते हैं ज्यादातर। अब 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला कर दिया। देखिए 1988 में क्या हुआ, श्रीलंका के कुछ भाड़े के तमिल सैनिक जो थे उन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया, और जब मालदीव ने जब आक्रमण
रोकने के लिए भारत से मदद मांगी, तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने उनकी मदद की और इस पर कार्यवाही करते हुए जो मालदीव को बचाया। ठीक है, इसके अलावा भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। वहां पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने किया है, टूरिज्म को हमने बढ़ाया। देखिए ना, ज्यादातर जो भारतीय लोग मालदीव जाते हैं एज अ टूरिस्ट, और हमने वहां पर मत्स्य उद्योग, ठीक है, मतलब मछली उद्योग में भी हमने वहां पर सहायता की है मालदीव की। इसके अलावा अब भूटान की बात कर लेते हैं। ये भूटान का फ्लैग है। देखिए, भारत और भूटान के संबंध बहुत अच्छे हैं और हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। भूटान से अपने काम का संचालन करे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी और गुरिल्ला को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ कर भगाया है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत के जो एकता में जो सेंध लगाना चाहते थे, या भारत के उस हिस्से में जो भी वहां पर उग्रवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, उन सभी उग्रवादियों को, उन सभी गुरिल्ला जो गुरिल्ला सैनिक जो थे, जो भी गुरिल्ला सैनिक थे, उन्हों को भूटान ने अपने यहां से भगाने का काम किया है, जो भारत और भूटान के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करता है। और भूटान के इस कदम की भारत ने सराहना की और भारत के लिए वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम रहा भूटान की ओर से। अब बात करते हैं शांति और सहयोग की। तो देखिए, शार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, ये क्या था? क्षेत्रीय सहयोग के लिए जो संगठन बनाया गया था। और इस संगठन में जो कौन कौन से देश शामिल थे? पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, भारत और भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल। ठीक है, देखिए, अफगानिस्तान शुरुआत में इसमें शामिल नहीं था, अफगानिस्तान इसका हिस्सा बाद में बना था। तो आगे आगे आइए देखते हैं। देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को। इसके सदस्य देश मैंने अभी आपको बताए थे, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूं। भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ठीक है, अब पहले इसमें 7 सदस्य थे, ठीक है, लेकिन 2005 में अफगानिस्तान भी इसका सदस्य बन गया और इस प्रकार से अब सार्क के जो सार्क संगठन है उसके 8 सदस्य हो गए हैं। और दक्षिण एशियाई देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों से आपस में सहयोग की दिशा में कदम उठाया गया है। बेसिकली इस संगठन की स्थापना आपसी सहयोग के लिए की गई। हमने आर्थिक विकास कर सकें, विभिन्न जो समस्याओं का समझौता जो सुलझारा हम आपसी समझौते से कर सके, बातचीत के द्वारा कर सके, शांति स्थापित कर सकें। ठीक है, देखिए मैंने यहां पर लिखा भी है, आर्थिक सहयोग के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए और दक्षिण एशिया की जो जनता है या दक्षिण एशिया के जो लोग हैं उनके कल्याण के लिए इस संगठन की स्थापना की गई। परंतु देखिए, अभी हम पूरे चैप्टर में जो संबंध पढ़ते आ रहे हैं कि कैसे विवाद के क्षेत्र रहे हैं और कौन से सहयोग के क्षेत्र हैं, तो इन सभी कारणों से क्या हुआ, ये संगठन कभी सफल नहीं हो पाया, ज्यादा सफल नहीं हुआ, थोड़े बहुत काम इस संगठन के द्वारा किए गए। इसके अलावा सार्क के सदस्य देशों ने 2002 में साफ्टा पर हस्ताक्षर किए और साफ्टा पूरे दक्षिण एशिया के क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की बात कही गई। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है, जो साफ्टा के अंतर्गत ये कहा गया है कि हम दक्षिण एशिया के देश जो क्षेत्र को जो मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना चाहते हैं, जहां पर हम सभी राष्ट्र आपस में फ्री ट्रेड कर सकें। 2004 में इस पर समझौते हुए और 1 जनवरी 2006 से यह लागू हो गया। साफ्टा की फुल फॉर्म को समझ लें। देखिए, ये जो क्वेश्चन है एक एक नंबर में आपके आ जाते हैं, एमसीक्यूज में भी आ सकता है। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, जो ये साफ्टा समझौता कहा गया है। इसका उद्देश्य इन देशों के बीच में व्यापार में सीमा शुल्क को कम करना, जो बॉर्डर टैक्स लगता है उसको कम करना, और इन क्षेत्र में जो मुक्त व्यापार के संबंध में जो भी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, जो भी कमियां हैं, उनको दूर करना इस जो संगठन की सबसे पहली जो प्रायोरिटी थी। ठीक है, साफ्टा की कुछ उपलब्धियां हैं। इन्होंने व्यापार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। कहीं ना कहीं इसके द्वारा जो इन राष्ट्रों के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिला है, इसने पर्यावरण, आर्थिक विकास, ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में भी सहयोग की बात की है। देखिए, इस संगठन के द्वारा केवल और केवल ये नहीं कहा कि हम व्यापार को ही बढ़ावा देंगे, इसके अलावा हम व्यापार के साथ साथ
पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे, ऊर्जा के क्षेत्र पर भी बात करेंगे और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देंगे। ठीक है, आगे तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। पार्ट 2 हमारे यहां पर खत्म और पार्ट 2 के साथ ही हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो हमारी वीडियोस और भी आप ज्यादा से ज्यादा देखिए ताकि इस बुक को आप समझ पाए। हमने चैप्टर 1 पढ़ा, उसको भी पार्ट्स में पढ़ा है, चैप्टर 2 को भी पार्ट्स में पढ़ा है, हम यहाँ पर चैप्टर 3 को लेकर आए, वो भी कुछ पार्ट्स में है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पाठशाला के जो चैनल से जुड़े रहिए और कमेंट करके बताइए हम आपके लिए और क्या क्या नए नए प्रोग्राम्स ला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।